अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको सभी के आंसर्स मिलने वाले हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये आपकी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बेटा ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं क्या? केमिकल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं। तो बेटा ये कमर्शियल लेवल पर बनते हैं, हाई लेवल पर बनते हैं, इंडस्ट्रीज में बनते हैं। तो इसके रिलेटेड जो स्टडी होगी उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सेकंड है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल। एनालिटिकल बेसिकली वर्ड एनालिसिस से ड्राइव हुआ है। तो इसमें हम किसी चीज़ की अगर आइडेंटिफिकेशन करना चाहें क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, ठीक है, आप किसी चीज़ की अगर एनालिसिस करना चाहें तो आपको सबसे पहले उसका सैंपल चाहिए होगा। ओके, अब फिर सैंपल में से आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है और उसकी आप सेपरेशन भी कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जो स्टडी है उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। बेटा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, मेनली कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। ओके, अब इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं? वो कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, ठीक है, कार्बन से आगे ड्राइव होते हैं, उन कंपाउंड्स को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बेटा बायोकेमिस्ट्री भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। यू नो डैट बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, उनके अंदर केमिस्ट्री हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ये लाइफ के रिलेटेड केमिस्ट्री होती है। द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल टू ऑल लाइफ साइंसेज। इट इज कंसर्न्ड विद बायोमोलिक्यूल्स, स्मॉल और लार्ज, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इट डील विद ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी के अंदर बेटा जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको भी डील करना बायोकेमिस्ट्री में ही आता है। इन इट वी स्टडी द स्ट्रक्चर, इसमें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि वो चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। ओके, इट इज़ अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, फूड साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड अदर our natural environment. So this is the scope of biochemistry. Next question है आपके पास, how does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture। बेटा आप homogeneous mixture और heterogeneous mixtures को कैसे differentiate कर सकते हैं? तो ये बेसिकली मिक्सचर की टाइप है। तो homogeneous mixture क्या होता है? जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। आपने किसी दो सब्सटेंसेस को मिक्सअप किया तो आप उनको डिफरेंशिएट ना कर पाए। द मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इनको बेटा हम सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर है आपके पास, तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट नोबल गैसेस हैं। तो इनका ऐसा मिक्सचर है कि इनकी कंपोजिशन हर जगह क्या है? यूनिफॉर्म है। ओके, आइसक्रीम हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया आपके पास, आप
पानी के अंदर चीनी को अगर डालते हैं तो जब उसके अंदर मिक्सअप हो जाती है तो आप देखते हैं उनका एक सोल्यूशन बनता है, दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, ऐसा सोल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक, वुड, पेंट, ये आपके पास क्या होते हैं? मिक्सचर जो होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं लेकिन इनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, दैट्स कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। The question number 5 is what is the relative atomic mass, how it is related to gram। बेटा relative atomic mass क्या है और इसको ग्राम से हम कैसे रिलेट करते हैं? वर्डिंग पे जरा गौर करें। एटॉमिक मास आपको पता है क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एडअप करें तो आता है एटॉमिक मास। ओके, अब रिलेटिव का मतलब निकला है रिलेट करने से, मतलब हम रिलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को एक एटम को स्टैंडर्ड मानकर। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा कि हम कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड मानकर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को कंपेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हम कार्बन 12 ही को क्यों यूज करते हैं? बेटा आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा कि कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब हम कार्बन 12 को ही यूज क्यों करते हैं, कार्बन 13, 14 को यूज क्यों नहीं करते? तो उसका आंसर ये है कि बेटा कार्बन 12 आपके पास वेरी स्टेबल होता है और नेचर के अंदर मोर अबंडेंट होता है, इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी रिलेटिव एटॉमिक मास की? द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ओके, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज टेकन एज 12 AMU। बेटा इसका एग्जैक्टली मास इक्वल होता है 12 AMU के। अब AMU आपके पास क्या है? The unit for relative atomic mass is called atomic mass unit। बेटा relative atomic mass का जो यूनिट है उसको हम कहते हैं atomic mass unit। ओके, और 1 AMU इक्वल होता है 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। तो जो उसने सेकंड पार्ट आपसे पूछा है हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम, हम इसको ग्राम से कैसे रिलेट करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि 1 AMU को अगर हम ग्राम में बताना चाहें दैट इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला विद एग्जांपल। ओके, तो ये भी बेसिक डेफिनेशन है आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला की। अ फॉर्मूला दैट शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। बेटा कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो बना दें तो वो जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, अब एग्जाम्पल्स देखें आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके पास क्या है, ये H2O2 होता है इसका, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? तो देखो 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही आपके पास ऑक्सीजन है। तो अगर इनको आप सिंप्लीफाई कर दो, 2:2 को सिंप्लीफिकेशन करें तो एक ही टेबल पर डिवाइड होता है, तो यहां पर 1:1 रह जाएगा। दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सिमिलरली बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C6H6। ओके, अब इनकी एटॉमिक रेशियो को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बनेगी CH, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ओके, ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा C6H12O6। ओके, तो 6:12:6 को जब आप एक ही टेबल पर सिंप्लीफाई करेंगे तो उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी दैट इज 1:2:1। तो आपके पास जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो आएगा CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। बेटा उसने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि आप रीजंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि एयर जो है आपके पास मिक्सचर है बट ऑन द अदर हैंड वाटर आपके पास कंपाउंड होता है। तो आपके पास इसकी क्या रीजंस हैं? तो फर्स्ट रीजन मैंने
यहाँ पर दी है, एयर इज फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस। बेटा मैंने आपको बताया कि एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, ओके, उसमें नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नोबल गैसेस हो सकती हैं, बट ऑन द अदर हैंड वाटर इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट रीजन, या बस पहली रीजन है जिससे आप ये बता सकते हैं कि एयर आपके पास मिक्सचर होता है बट वाटर आपके पास एक कंपाउंड होता है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। द सेकंड पॉइंट इज एयर डज नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला। बेटा मिक्सचर्स का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। अब हवा आपके पास जो है ये मिक्सचर है, क्या एयर का कोई केमिकल फॉर्मूला आपने कभी देखा है? नेवर। बट वाटर हैज अ केमिकल फॉर्मूला H2O। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज H2O। ओके, द थर्ड पॉइंट आपके पास है, एयर डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। एयर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वेयर एज वाटर हैज अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्सचर्स का कभी भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल कोट करवाई है कि वाटर जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी इस बात को रियलाइज करता है कि वाटर आपके पास कंपाउंड है और एयर आपके पास मिक्सचर है। द लास्ट पॉइंट इज एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। एयर जो है ये मिक्सचर है और हम जानते हैं कि हम किसी भी फिजिकल टेक्निक को अप्लाई करते हुए मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। वो डिस्टिलेशन हो सकती है, वो फिल्ट्रेशन हो सकती है, वो सब्लिमेशन हो सकती है। तो ये डिफरेंट फिजिकल टेक्निक्स लगाकर आप एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, बट वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो आप किसी भी फिजिकल टेक्निक को यूज करते हुए बच्चे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। ओके, तो ये 4 रीजंस हैं। आप ये बता सकते हैं कि एयर आपके पास मिक्सचर होती है जबकि वाटर आपके पास एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, explain that why hydrogen and oxygen considered elements whereas water as a compound। अब यहाँ पर उसने बताया है कि आप रीजंस के साथ एक्सप्लेन करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास एलिमेंट्स हैं लेकिन वाटर आपके पास कंपाउंड है। अब बच्चे वाटर कंपाउंड किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो यही हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट रीजन है आपके पास, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इटसेल्फ सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप इनको फर्दर केमिकली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप अगर एलिमेंट की डेफिनेशन देखें तो वो उसकी डेफिनेशन में ये वर्ड यूज होता है कि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इट इंडिकेट्स दैट दे आर एलिमेंट। तो यही जो है रीजन है कि ये आपके पास एलिमेंट है, बट वाटर कैन बी केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन आप कंपाउंड्स को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो जब आप वाटर को लेट्स सपोज आप बॉयल करते हो तो आप कुछ ही देर बाद देखते हो कि वो वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में एयर में चला गया, एवेपोरेशन होगी वाटर की। ओके, तो वो क्या है कि वाटर लिक्विड फॉर्म से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में चला गया। इट शोज दैट वाटर इज अ कंपाउंड। ये इस बात की दलील है कि वाटर आपके पास कंपाउंड होता है। सेकेंड रीजन है, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर आइडेंटिफाइड बाय सिंबल्स। ओके, हाइड्रोजन के लिए सिंबल H लिखा जाता है और ऑक्सीजन के लिए सिंबल H लिखा जाता है। इट शो दैट दीज आर एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टी है कि हम उसके लिए सिंबल्स को यूज करते हैं, बट वाटर इज आइडेंटिफाइड बाय केमिकल फॉर्मूला। लेकिन बच्चे कंपाउंड के लिए तो केमिकल फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं। ओके, तो जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के साथ और जो कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फॉर्मूला के साथ। तो वाटर आपके पास कंपाउंड है, इसीलिए इसका केमिकल फॉर्मूला H2O लिखा जाता है। द थर्ड पॉइंट है आपके पास, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वैलेंसी। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैलेंसी की
अगर आपने वैलेंसी का लेक्चर नहीं देखा तो इसी सीरीज में बच्चे आपको लेक्चर नंबर 5 इन डिटेल मैंने वैलेंसी पर कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है वैलेंसी की, एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, तो ये तो प्रॉपर्टी हुई एलिमेंट की। लेकिन वाटर डज नॉट हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वैलेंसी, लेकिन कंपाउंड के केस में, वाटर के केस में इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती। यही इंडिकेट करता है कि वाटर आपके पास कंपाउंड है, मतलब कहने का कि वैलेंसी एक यूनिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, कंपाउंड की नहीं होती। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। बेटा एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो सिंबल से, तो उसने आपसे पूछा है कि कोई अहमियत बता दें, इंपॉर्टेंस बता दें, सिग्निफिकेंस बता दें सिंबल्स की। तो आपके सामने फर्स्ट सिग्निफिकेंस है, अ सिंबल में बी यूज टू रेफर द एलिमेंट्स इन जनरल। सिंबल्स यूज ही इसलिए किए जाते हैं कि वो एलिमेंट को क्या करें, रेफर करें। सेकंड पॉइंट इज अ सिंबल में बी यूज इन द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स। आप अगर एलिमेंट का नाम ना भी लिखें, उसकी जगह उसका सिंबल यूज कर लें, तो आप समझ आते हैं कि भाई ये फलां एलिमेंट का लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन ना लिखने की बजाय वहां पर H लिख दूं, तो हम समझ जाते हैं कि भाई H फॉर हाइड्रोजन। ओके, सिमिलरली मैं क्लोरीन ना लिखने की बजाय सिर्फ Cl लिख दूं, तो हमें पता है कि क्लोरीन को Cl सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, थर्ड आपके पास है सिंबल में रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये एक एटम ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अ सिंबल इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ये बात हमें अभी कर ली कि ये एलिमेंट की शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ पॉइंट इज सिंबल्स फॉर द एलिमेंट आर द अल्फाबेट फॉर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इनको लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, स्टेट द रीजन। बेटा रीजन कोट करनी है आपने। सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप ये पेप्सी, कोका कोला, स्ट्रिंग, स्प्राइट ये चीज़ें पीते हैं, ये आपके पास मिक्सचर्स होती हैं, बट ऑन द अदर हैंड वाटर आपके पास कंपाउंड है। तो इसकी दो रीजंस मैंने यहाँ पर कोट की हैं। सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर। सॉफ्ट ड्रिंक आपके पास मिक्सचर है। इट इज फॉर्म बाय द फिजिकल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपाउंड विदाउट एनी फिक्स रेशो। बेटा जब भी आप मिक्सचर बनाते हो तो उसमें किसी किस्म का फिक्स रेशो नहीं होता। आप अपनी मर्जी से किसी भी दो सब्सटेंसेस को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास मिक्सचर बनता है। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक भी इसी तरह का मिक्सचर है कि आप दो तीन कंपाउंड को फिजिकली मिक्सअप करते हो विदाउट एनी फिक्स रेशो, तो आपके पास इनका मिक्सचर बन जाता है। बट वाटर इज अ कंपाउंड, लेकिन वाटर आपके पास कंपाउंड है। इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशो ऑफ 2:16 एंड 1:8। ओके, तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के साथ कंबाइन करेंगे तो आपके पास वाटर बनेगा, डेट इज अ कंपाउंड। तो मिक्सचर में किसी किस्म की फिक्स रेशियो नहीं होती, लेकिन कंपाउंड में फिक्स रेशियो होती है एलिमेंट्स की। ओके, द सेकंड पॉइंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक रिटेन देयर ऑन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। बेटा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। Thus, soft drink is a mixture. But on the other hand, the component of water, hydrogen and oxygen have lost their properties. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एलिमेंटल फॉर्म में देखे जाए तो ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब गैस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में केमिकली कंबाइन कर दें तो उसके रिजल्ट में आपके पास बनता है वाटर। अब वाटर आपके पास बना तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी गैसियस से। ओके, तो ये आपके पास टू रीजंस हैं। आप ये बता सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक आपके पास मिक्सचर होता है, लेकिन वाटर आपके पास एज अ कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। बेटा आपको इधर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए, आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन एलिमेंट है और कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर का अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स लिए हैं तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो बेटा हीलियम एंड हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स, ये दोनों ही आपके पास एलिमेंट्स होते हैं।
यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दी है और सेकंड में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोबाल्ट। ये बेटा ये CO जो है ये कोबाल्ट के लिए है, जो कैपिटल C कैपिटल O है डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। और ये साथ जो CO स्मॉल अल्फाबेट में O लिखा है डेट इज कोबाल्ट। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास कंपाउंड है, लेकिन कोबाल्ट आपके पास क्या है, एलिमेंट होता है। वाटर एंड मिल्क, तो वाटर आपके पास कंपाउंड है, हमने 2-3 क्वेश्चन में भी इसको प्रूव किया है कि ये आपके पास ऐसा कंपाउंड होता है, बट मिल्क इज अ मिक्सचर। फोर्थ पॉइंट आपके पास गोल्ड एंड ब्रास, तो गोल्ड आपके पास एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में आप इसको देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर 47, और ब्रास आपके पास मिक्सचर होता है। फिफ्थ पॉइंट है आपके पास आयरन एंड स्टील, तो आयरन आपके पास एलिमेंट है। ओके, एटॉमिक नंबर 26 Fe इसका सिंबल है, एंड स्टील इज अ मिक्सचर, तो स्टील आपके पास क्या होता है, मिक्सचर। तो बेसिकली उसने 5 आपको पेयर्स दिए हैं, जिससे आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन एलिमेंट, कौन कंपाउंड और कौन मिक्सचर एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाई इट इज नीडेड। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है और इसका यूनिट, इसकी नीड क्या है। सो द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट इज एब्रीवेटेड एज AMU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज 12 AMU, ये हम जानते हैं। और हमें ये भी पता है कि इट इज़ यूनिट यूज फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर मासेस ऑफ एन एटम, तो इसका नीड क्यों महसूस होती है, हमें इसकी अहमियत क्या है। इट इज़ यूज, बेटा ये यूज़ किया जाता है टू कंपेयर मासेस ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स के मासेस को कंपेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, स्टेट द नेचर एंड द नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन द फॉलोइंग, कंबाइनिंग द फॉलोइंग। तो फर्स्ट आपके पास पेयर दिया गया है जिंक प्लस कॉपर। ओके, तो जिंक प्लस कॉपर आपके पास क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर। बेटा ये मिक्सचर होता है और इसको अलॉय भी बोलते हैं। और इसका क्या नाम है, उसने आपसे पूछा है कि इसका नाम भी आपने बताना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में स्टेट द नेचर एंड द नेम ऑफ द सब्सटेंस, तो उसका आपने नाम बताना है। द नेम ऑफ अलॉय इज ब्रास। बेटा जब भी जिंक और कॉपर आपस में मिलते हैं तो इस अलॉय को हम बोलते हैं ब्रास। ओके, तो MCQs के लिए भी आपने इसको याद रखना है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका ये है ये एक्सरसाइज का, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको करने। सेकंड है वाटर प्लस शुगर। अब वाटर और शुगर को जब आप ऐड करते हो तो ये क्या बनता है, आपके पास मिक्सचर बनता है। ओके, द नेम ऑफ मिक्सचर इज सिरप, आप इसको सिरप कह सकते हो, शुगर सोल्यूशन कह सकते हो। ओके, द थर्ड है आपके पास एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को बनाएं तो क्या बनता है, इट इज़ अ मिक्सचर। ये भी आपके पास मिक्सचर है और इसको आप अलॉय बोल सकते हो। ये भी आपके पास क्या है, मिक्सचर है या अलॉय है। द नेम ऑफ अलॉय इज मैग्नीशियम। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकर। आयरन को, क्रोमियम को, निकल, इन तीनों एलिमेंट्स को जब मिलाएं तो क्या बनता है, इट इज़ अ मिक्सचर और अलॉय। द नेम ऑफ अलॉय इज स्टेनलेस स्टील। बेटा ये स्टेनलेस स्टील आपके पास बनता है, तो ये आप चारों को यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोलिकुलर फार्मूलाज। बेटा चार पहले उसने आपसे पूछा है कि मोलिकुलर मास और फार्मूला मास में डिफरेंशिएट करें। देन उसने कहा है कि नीचे आपको 4 फार्मूलाज दिए हैं, उसने कहा है बताओ इसमें कौन मोलिकुलर फार्मूला है। तो मोलिकुलर मास क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। बेटा एक कंपाउंड, मोलिकुलर कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम हैं उन तमाम के एटॉमिक मासेस को अगर हम ऐड करें तो आपके पास बनता है मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 18 AMU एंड 44 AMU रिस्पेक्टिवली। मतलब वाटर का जो मोलिकुलर मास है डेट इज 18 AMU और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलिकुलर मास है वो होता है 44 AMU।
अब फॉर्मूला मास क्या है बेटा? फॉर्मूला मास लिखा जाता है फॉर्मूला यूनिट्स के लिए, और फॉर्मूला यूनिट्स रिप्रेजेंट करता है आयनिक कंपाउंड्स को। ओके, तो सो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ओके, आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करें तो आपके पास बनता है formula mass. For example, the formula mass of NaCl is 58.5 and CaCO3 is 100 AMU. Okay, तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला मास है वो होता है 58.5 और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास होता है 100 AMU। अब उसने जो आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं क्वेश्चन में, H2O, NaCl, Ki और H2SO4, उसने पूछा है कि इसमें कौन आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो बच्चों याद रखिएगा कि कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें H2O वाटर और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। ओके, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। लेकिन जो आपके पास NaCl है और Ki है, ये आपके पास फॉर्मूला यूनिट्स हैं और इनके मासेस आपके पास क्या होंगे? फॉर्मूला मास होंगे। तो ये मैंने दोनों अलग अलग करके इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ये ज़रा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसने आपसे पूछा है विच वन हैज़ मोर एटम, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। उसने आपको 10 ग्राम एल्यूमिनियम दिया है और 10 ग्राम ही आपको आयरन दिया है और पूछा है कि किसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अच्छा बच्चे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, अब मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि पार्टिकल्स का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा उससे मुराद एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो बेसिकली उसने नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम पूछे हैं एल्यूमिनियम और आयरन के। मासेस उसने आपको दोनों के 10-10 ग्राम ही दिए हैं। तो देखिए 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। और हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए हमें उनके नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एवोगाड्रोस नंबर से। ओके, ये इससे बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 में हमने केमिकल कैलकुलेशंस की हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को मैंने इन डिटेल बताया है। अगर किसी को ये नहीं पता कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो आप प्रीवियस लेक्चर उसका देख सकते हैं। अगर वो आपने लेक्चर देखा है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के अंदर। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का? मास ओवर मोलर मास। ओके, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये फॉर्मूला लगाया है मास ओवर मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई किया है एवोगाड्रोस नंबर के साथ। अब देखें कि यहाँ मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, डेट इज 10 ग्राम, तो हमने वो यहाँ पर पुट कर दिया। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम होता है 27 ग्राम, ये आपको याद होना चाहिए। अब 10 डिवाइडेड बाई 27, उसको अगर मल्टीप्लाई करें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के अंदर, डेट इज 2.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अच्छा बच्चों, यहाँ पर बच्चों को ना ये कंफ्यूजन रहती है कि सर हम ये एवोगाड्रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो जैसे मैं बोलता जाऊँगा आप वैसे करें तो आपके पास आंसर सेम आएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपने 10 को डिवाइड करना है 27 के साथ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं 10 डिवाइडेड बाय 27, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह आएगा 0.37037। ओके, अब ये जो आंसर आया है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 6.02 के साथ, ये 10 की पावर 23 को आप इग्नोर कर दोगे, ये आंसर में वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो जो आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 27 करने से जो आंसर आया है उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 6.02 के साथ, तो देखो आपके पास आंसर आएगा
229, तो वो राउंड ऑफ होके आपके पास आ जाएगा 2.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो आप इसको कैलकुलेट करते हुए आपने घबराना नहीं है। 10 को डिवाइड करोगे 27 से, जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6.02 के साथ। जो आंसर आया वो आप यहाँ पर लिखोगे 10 की पावर 23 आपका वैसे ही आ जाएगा। ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमें सेकंड दिया है 10 ग्राम ऑफ आयरन, तो इसको भी वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन कितने हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पर देखो मास ऑफ आयरन और मोलर मास ऑफ आयरन, आपको ये नंबर ऑफ मोल्स का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब मास ऑफ आयरन आपको कितना दिया गया है, तो ये भी बेटा 10 ग्राम दिया गया है, तो उसकी जगह हमने 10 पुट कर दिया। अब 56 क्या है, डेट इज द मोलर मास ऑफ आयरन। तो बच्चे मोलर मास ऑफ आयरन आपको याद होना चाहिए, डेट इज 56 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये आगे आपका एवोगाड्रोस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि 10 को डिवाइड करेंगे 56 के साथ, जो आंसर आया उसको 6.02 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.08 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आप वैसे ही लिखेंगे। अब अगर आप कंपेयर करें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम को और नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन को, तो देखो यहाँ पर है 2.23 और यहाँ पर है 1.08। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं। तो देखो बेटा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ये लास्ट पे मैंने आंसर कोट कर दिया है, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स एज कम्पेयर टू 10 ग्राम ऑफ आयरन। तो आप ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर आप ये डायरेक्ट आंसर्स लिखते हैं तो आपको मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे, तो आप ऊपर उसको प्रॉपर कैलकुलेट करके रीज़न के साथ बताएंगे कि 10 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एज कम्पेयर टू 10 ग्राम आयरन। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, विच वन हैज़ मोर मोलिक्यूल्स। यहाँ पर उसने आपको मोलिक्यूल्स दे दिए हैं 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। बेटा उसने पूछा है कि किसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, तो बेटा इसमें भी बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल ही कैलकुलेट करने हैं। तो 9 ग्राम आपके पास वाटर है और 9 ग्राम शुगर है, तो आप ये बताएंगे कि किसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल है। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो फर्स्ट देखें 9 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल इज इक्वल टू, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो बेटा चाहे नंबर ऑफ एटम, चाहे नंबर ऑफ मोलिक्यूल, चाहे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करना हो, तो ये बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स करने का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक ही है कि आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वाटर है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जगह उसका फॉर्मूला पुट करेंगे मास ऑफ वाटर ओवर मोलर मास ऑफ वाटर, डेट इज दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि मास ऑफ वाटर आपको कितना दिया गया है, 9 ग्राम। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 9 ग्राम दिए हैं, तो आप यहाँ पर 9 पुट कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ वाटर आपको पता है 18 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो इसको आप 9 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.01 और 10 की पावर 23 वैसे ही आ गया। तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, डेट इज 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। ओके, अब सेकंड है 9 ग्राम ऑफ शुगर, और शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है डेट इज C12H22O11। बेटा इसको सुक्रोज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुक्रोज। ओके, अब नंबर ऑफ शुगर मोलिक्यूल्स क्या है, तो इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय आगे आ जाएगा एवोगाड्रोस नंबर। अब मास ऑफ शुगर आपको कितना दिया है बेटा, क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 ग्राम, वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया। मोलर मास ऑफ शुगर होता है 342, मतलब 342 इज मोलर मास ऑफ शुगर। आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ये चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ। यहाँ पर आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो आप इसका
मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा एंड में वो आएगा 342। अब 9 डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 6.02 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.158 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आप वैसे ही साथ लिख देंगे। अब जरा कंपैरिजन करें, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है 3 यहाँ पर देखें 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स है 0.158। ओके, तो देखो अगर कंपैरिजन में करें तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो आप ये कहेंगे आंसर में 9 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू 9 ग्राम ऑफ शुगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है, विच वन हैज़ मोर फॉर्मूला यूनिट्स। अब उसने आपको एक आयनिक कंपाउंड्स दे दिए हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड्स दे दिए हैं बच्चे, तो आपसे पूछा है किसके अंदर फॉर्मूला यूनिट्स ज़्यादा होंगे। तो देखें 1 ग्राम आपके पास NaCl और 1 ग्राम ही आपके पास है पोटाशियम क्लोराइड डेट इज KCl। ओके, अब फर्स्ट आपके पास 1 ग्राम NaCl के लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट फॉर NaCl क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है, मास ऑफ NaCl और मोलर मास ऑफ NaCl, उनको मल्टीप्लाई किया एवोगाड्रोस के साथ। अब मास ऑफ NaCl आपको कितना दिया है 1 ग्राम, कहाँ पर ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ओके, अब डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl, और मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है 58.5। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 58.5। इनको आप डिवाइड करें 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.102 और 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स आप ये लिख देंगे। ओके, सिमिलरली बच्चे आप 1 ग्राम KCl के लिए आप कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ KCl कितना है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर यहाँ पर करेंगे, तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास ऑफ KCl होता है 74.5। तो इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो आप अगर इनको कंपैरिजन करें तो बच्चे 1 ग्राम ऑफ NaCl हैज मोर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। ओके, तो ये जरा इधर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई है, तो आप थोड़ा सा अगर आपने नोट नहीं किया तो थोड़ा सा आप पीछे करके इसको आप नोट कर सकते हैं, तो प्रॉपर नंबर मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बेटा होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में से है। तो होमो का मतलब होता है सेम, तो मॉलिक्यूल हैविंग आइडेंटिकल एटम, बेटा वो मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं उसको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, फॉस्फोरस P4 और सल्फर S8। तो आप देखिए सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट से मिलकर बने हैं, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि ये एक ही तरह के एलिमेंट या एटम से मिलकर बने हैं, तो इसको हम कहेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, मीथेन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो थैंक्स बच्चों, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं माय चैनल यूओ केमिस्ट, इसको आप सब्सक्राइब करें। आप बेस्ट केमिस्ट्री इन्फो फॉर केमिस्ट्री लवर्स। ओके, तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।